ऐसा लगता है जैसे आजकल कंपनियां लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और ध्यान खींचने के इस चक्कर में वे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नजरअंदाज कर देती हैं और खुद को विफलता की ओर ले जाती हैं। तो आज हम 10 ऐसे ही बिजनेसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के कारण बुरी तरीके से फेल हो गए। नंबर 10, दुल्हन का निरीक्षण। साल 2017 में ऑडी की चाइनीज मार्केटिंग टीम को अपनी गलती के लिए हर्जाना भरना पड़ा जब उन्होंने महिलाओं की तुलना इस्तेमाल की हुई कार की ये ऐड की। उन्होंने अपनी इस्तेमाल की हुई गाड़ियों के लिए बनाई थी। इस ऐड में हम दो लोगों को देखते हैं जो शादी करने जा रहे होते हैं और इस फंक्शन के बीच में अचानक से दूल्हे की मां आ जाती है और दुल्हन का निरीक्षण उसकी सहमति के बिना करना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मवेशी की जांच कर रही हो, लेकिन इस केस में बात एक इस्तेमाल की हुई गाड़ी की हो रही है। हालांकि उनकी ये तुलना लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आई क्योंकि सीन के अंत में बस एक ही कैप्शन आता है जो था कि इम्पोर्टेंट डिसीजन ध्यान से लेना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप महिलाओं को किसी सामान से कंपेयर करेंगे, वो भी खास करके एक इस्तेमाल की हुई कार, तो लोगों को गुस्सा तो आएगा ही। दुनिया भर के लोग, खास करके चाइना के लोगों ने इस ब्रांड को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया था और सोशल मीडिया पर इस ऐड को क्रिटिसिज्म से भर दिया गया। हालांकि कंपनी ने इस विवाद को टालने के लिए एक प्रवक्ता को अपॉइंट किया और ये कहते हुए कि ये काम उन्होंने एक भागीदार कंपनी के साथ मिलकर किया था, लेकिन ये लोग उनके उस जवाब से संतुष्ट नहीं थे और लोगों का गुस्सा कई दिनों तक जारी रहा। नंबर 9, पिज्जा और प्रॉब्लम। सोशल मीडिया पर ब्रांड की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पॉपुलर हैशटैग में पार्टिसिपेट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये ब्रांड्स ये चेक करना भूल जाते हैं कि हैशटैग उनकी कंपनी के लिए फायदेमंद है या नहीं। ऐसा ही कुछ डिजिओर्नो नाम की पिज्जा कंपनी के साथ 2014 में हुआ। उस वक्त व्हाई आई स्टेड और व्हाई आई लेफ्ट सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग थे और ये हैशटैग लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया था। लेकिन डिजिओर्नो को ये लगा कि ये बेसिकली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ पर अब्यूजिव रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है और इस गलतफहमी के कारण उन्होंने ट्वीट किया, व्हाई आई स्टेड यू हैड पिज्जा। मजे की बात तो ये है कि लोगों को उनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया और ना ही कंपनी के एडवर्टाइजिंग करने का तरीका। हालांकि इस पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दिया गया था और डिजिओर्नो ने लोगों से माफी भी मांगी और कहा कि उन्हें इस हैशटैग के पीछे के मुद्दे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और उन्होंने उन सभी को पर्सनल रिप्लाई दिया जिन्होंने भी उनके ट्वीट के बारे में लिखा था, लेकिन उनके नाम पर लगे इस पिज्जा के दाग को कोई भी नहीं हटा सका। नंबर 8, रेनॉल्ट का पेयर मोबाइल। किसी कारण से 1977 में रेनॉल्ट में काम करने वाले लोगों को ऐसा लगता था कि एक कार का परफेक्ट शेप बिल्कुल नाशपाती की जैसा था, इसलिए उन्होंने उस आकार को अपने कार की एडवर्टाइज में भी शामिल किया। इस एड का इंग्लिश में मतलब था कि रेनॉल्ट 14 एक नाशपाती की जैसी है। गाड़ी के फ्रंट में इंजन की जगह है और उसके पिछले भाग में बैठने के लिए आरामदायक जगह है। हालांकि सेल बढ़ाने के लिए ये पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन लोगों को उनके इस फ्रूट वाले आइडिया ने ज्यादा मोहित नहीं किया। उससे भी बड़ी बात यह है कि फ्रेंच में ला पोएरे शब्द जिसे नाशपाती के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो फ्रेंच की स्लैंग लैंग्वेज में आसानी से धोखा खाने वाला भी कहा जाता है और ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी खरीदार धोखेबाजों से संबंध नहीं जोड़ना चाहेगा। अब कारण जो भी रहा हो, लेकिन उनकी नाशपाती को खराब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि लोगों को उनकी एड पसंद ही नहीं आई। हालांकि इस एडवर्टाइज का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है, लेकिन उदाहरण देने के लिए हमें एडवर्टाइज करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 7, कपड़े धोना। हालांकि डिजिओर्नो के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उनके इरादे अच्छे थे, लेकिन उन्होंने रिसर्च नहीं किया। लेकिन चाइनीज डिटर्जेंट कायोबी के एडवर्टीजमेंट इन सबसे बिल्कुल अलग हैं। अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए उन्होंने एक काले आदमी को गंदे कपड़े पहने हुए दिखाया है जो एक कपड़े धोती हुई चाइनीज महिला के पास आता है। जैसे ही वो महिला के नजदीक जाने की कोशिश करता है, वो महिला उसे पकड़कर वॉशिंग मशीन में डाल देती है और कुछ ही समय के बाद आपको एक चाइनीज आदमी मशीन से बाहर सर निकालता हुआ नजर आता है और उनका कैप्शन था कि बदलाव की शुरुआत काओबी पॉट के साथ। हालांकि काओबी को यह समझना चाहिए कि बदलाव का ये मतलब नहीं कि वॉशिंग मशीन से किसी की जात को ही बदल दिया जाए और लोगों का गुस्सा होना भी बिल्कुल वाजिब था क्योंकि लोग काली त्वचा को गंदगी से जोड़ रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं यूनाइटेड स्टेट्स से आईं। हालांकि जैसे जैसे मामला गर्म होता गया, कई लोगों ने बताया कि कुछ इस तरह के विज्ञापनों के लिए मिसाल 20वीं सदी में यूएस एडवर्टाइजर्स ने शुरू की थी। वैसे सच कहूं तो रेशियल इश्यूज चाइना और यूएसए के लिए कोई नए मुद्दे नहीं है। तो आपको क्या लगता है, कपड़े धोने का एडवर्टाइजमेंट गुस्से में एक ऐसे वॉशिंग मशीन की ओर बढ़ रहा था जिसमें जानबूझकर ईंटें भरी गई थी? नंबर 6, मुझे मत पीना।
दासानी कोका कोला के मिनरल वाटर का एक ब्रांड है जिसने अमेरिका में अब तक बिलियन डॉलर जितना बिजनेस किया है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम के स्टोर्स में ये आपको बेहद मुश्किल से मिलेंगे। इसके पीछे तक घटिया प्रमोशनल कैंपेन था। 2003 में उन्होंने यूके में एक कैंपेन लॉन्च किया, ये सोचते हुए कि इससे वे मार्केट में अपनी पकड़ बना लेंगे, लेकिन अफसोस कि उनकी मार्केटिंग टीम को थोड़ा और चालाक होने की जरूरत थी। यूके के ग्राहकों ने सोचा था कि उनका मिनरल वाटर सच में प्राकृतिक मिनरल से बना हुआ हो, लेकिन दासानी का पानी तो कैंट में स्थित किसी वाटर प्लांट से आ रहा था। जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा कि दासानी में स्पंक है। हालांकि स्टेज में स्पंक का मतलब विचित्र और ऊर्जावान रवैया है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में इसका मतलब कुछ और ही था। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये पुरुषों के निचले हिस्से से कोई भी अपने मिनरल वाटर में बिल्कुल नहीं पीना चाहेगा। ये बात पीआर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, लेकिन असल में दासानी के पानी में क्यूआ है, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। जब लोगों को पता चला कि दासानी में नल का पानी भरा जाता है तो कोका कोला ने इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कहा कि उनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस इस पानी को और भी ज्यादा टेस्टी बनाता है। लेकिन अफसोस कि यहाँ एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जो थी एडिशनल मेजर्स के तौर पर ओजोन का इस्तेमाल, जो सादे पानी के साथ रिएक्ट करता था, जिसके कारण ब्रोमेट की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। और दासानी के लिए बुरी बात तो यह है कि ब्रोमेट के कारण कैंसर होता है, जिसके कारण उन्हें वहां से कई मिलियन बॉटल्स को मार्केट में निकलवाना पड़ा। और जिन्होंने भी दासानी की बोतल खरीदी थी उसे उन्होंने पीने से मना कर दिया। वे बुरी तरीके से फंस गए। लोगों का नजरिया उनके प्रोडक्ट की तरफ फिर भी कभी नहीं बदला। इसीलिए दासानी ने 2004 में यूके के मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पानी भी कैसे कैसे बवाल खड़े कर देता है भाई। नंबर 5, एक दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी। ये मामला वाकई बहुत अजीब है। वैसे तो इसके फेल होने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जब ये फेल हुआ तब बुरी तरीके से फेल हुआ, जिसके पीछे एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है। साल 2013 में नाइकी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने ऑस्कर पिस्टोरियस को भी शामिल किया, जो उस समय व्यापक रूप से पसंद किए जाने वाले डबल इम्यूनिटी ओलंपियन रनर थे। इसमें से जो चित्र सामने आए उनमें से एक था रेस शुरू करने की अलग अलग पोजीशंस, जिसके साथ एक कैप्शन भी था, मैं चैम्बर में से निकलती हुई एक गोली हूँ। ये एक एथलीट के रूप में उनकी गति और शक्ति का संदर्भ देता है। लेकिन इस एड की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। ऑस्कर को इस एड के रिलीज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पर गोली चलाई थी। नाइकी ने तो इस कैंपेन को तुरंत बंद कर दिया, लेकिन इसे ऑस्कर के ऑफिशियली पेज पर लंबे समय तक देखा जा सकता था, जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी नाइकी की मेहनत के बाद भी जल्दी खत्म नहीं हुई। जब नाइकी के लोगों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कंफर्म की थी कि अब उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। हालांकि नाइकी दुनिया इस बारे में भूल जाए, लेकिन पिस्टोरियस के काम ही ऐसे जिन्हें इतिहास याद रखेगा। नंबर 4, जाना था कहीं और पहुंच गए कहीं और। ये बात साल 2015 की है, जब एक महिला ने अपने केचप बोतल का क्यूआर कोड स्कैन किया इस उम्मीद से कि उसे हैंस के बोतल डिजाइन करने के कैंपेन पेज तक ले जाया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें उन्होंने वहां देखी, इसकी उम्मीद तो उनको बिल्कुल नहीं थी। ये कोड उन्हें एक पॉर्न साइट पर ले गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बात वो फेसबुक पर शेयर करें, और इस बात को वायरल होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। जब इस बात की जांच पड़ताल की गई तब हैंस को पता चला कि इस प्रमोशन के पूरा होने के बाद ये क्यूआर कोड एक्सपायर हो गया था और इसे किसी पॉर्न साइट ने पब्लिसिटी पाने के लिए हैक कर लिया था। वैसे किसी शैतान वेबसाइट के लिए तो ये एक अच्छा ब्रांड एक्सपोजर था, लेकिन सच कहूं तो अगर बच्चों के हाथ कुछ ऐसी चीजें लग जाएं तो बहुत गलत हो जाता है। सुनकर भले ही आपको हंसी आए, लेकिन कोई भी अच्छी कंपनी खुद को ऐसी चीजों के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहेगी, और हिंस ने भी कुछ ऐसा ही किया, खुद को इन चीजों से दूर कर लिया। नंबर 3, खाने में टूथपेस्ट। अगर मैं आपको ये बताऊं कि टूथपेस्ट का एक जाने माने ब्रांड कोलगेट ने खुद को फ्रोजन फूड्स में भी लॉन्च किया था, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल आया होगा कि भाई ये फेल क्यों हो गया। वैसे उनकी नई वैरायटी क्या होगी, टूथपेस्ट विद फ्रेश ऑरेंज आइसक्रीम। 80 के दशक में लोग ऐसा ही कुछ सोचते थे। जब कोलगेट ने अपनी कोलगेट किचन एंट्रीज रेंज लॉन्च की थी, सभी लोग इस सोच में पड़ गए थे कि एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी अपने बिजनेस में इतना मोटा बदलाव क्यों लाना चाहती है। क्या वे अपने खाने में टूथपेस्ट डालेंगे? क्या ये खाना आपके दांत साफ करने के लिए बनाया गया है? 1982 में कोलगेट किचन एंट्रीज के डेब्यू के साथ ही ऐसे प्रश्न लोगों के मन में आ रहे थे। फ्रोजन डिनर का ये क्रेज किसी की समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि उनके प्रोडक्ट्स में कोई खराबी नहीं थी, वे हेल्दी थे, उन्हें माइक्रोवेव में पकाया जा सकता था। इन प्रोडक्ट्स में वैसे कोई बुराई नहीं थे, लेकिन इनका नाम कोलगेट से जुड़ा हुआ था, इसलिए लोगों के मन में ऐसे अजीब अजीब से सवाल आ ही जाते थे। ये सब इतना अजीब था कि इसने लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कभी भी इंस्पायर ही नहीं किया, और जल्द ही मार्केट के शेल्फ में से ये प्रोडक्ट्स गायब हो गए। नंबर 2, अनोखा व्यापार। साल 2018 में रशिया की डोमिनोज ब्रांच ने
खुद को प्रमोट करने के लिए एक बेहद ही अग्रेसिव तरीका अपनाया। प्रमोशन डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने इतने पिज्जाज खाए होंगे कि उन्हें पब्लिसिटी के लिए इससे जुड़ा एक क्रेजी आइडिया आया। उन्हें यह आइडिया आया कि क्यों ना अपने कस्टमर्स को वे उनके लोगों का टैटू करवाने पर वे 100 पिज्जा फ्री में दें। ये डील सुनने में जितनी क्रेजी लग रही थी, लोगों को ये डील उतनी फायदेमंद लग रही थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें बस एक टैटू करवाने की जरूरत थी। वैसे हम सभी को पिज्जाज पसंद है, तो इसके लिए टैटू करवाने में लोगों को बिल्कुल हर्ज नहीं था, क्योंकि पिज्जा उन्हें फ्री में जो मिल रहा था, एक चीज के पीछे दूसरी चीज होती गई और बस 5 ही दिनों में 350 से भी ज्यादा लोगों ने अपना टैटू दिखाना शुरू कर दिया, ताकि वे अपनी पूरी जिंदगी के लिए पिज्जा फिक्स कर सकें। अब डोमिनोज के लिए इतने सारे फ्री कस्टमर से निपटने में मुश्किल सामने आने लगी, इसलिए उन्हें इस प्रमोशन को बंद करना पड़ा और लोगों को फ्री पिज्जा के बदले एक सर्टिफिकेट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। हालांकि इन कस्टमर्स के लिए फ्री पिज्जा के लिए टैटू करवाना बहुत बड़ी बात ही नहीं रही होगी, क्योंकि उन्हें अपने पूरे जीवन के लिए हर 3 दिन पर एक फ्री पिज्जा जो मिल रहा था। वैसे सच कहूं तो ऐसी डाइट के कारण आपकी आंतों में गड़बड़ जरूर हो सकती है। हालांकि इस ऑफर ने डोमिनोज की जेब यकीनन हल्की कर दी थी। नंबर 1, बाउंस बैक। मलाला यूसुफजई की कहानी सच में पावरफुल है, इसलिए ये समझ में आता है कि इसका इस्तेमाल किसी चैरिटी या मानवीय समूह द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इसे एक मैट्रेस कंपनी इस्तेमाल करेगी? जो उनके बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि उन्हें 2014 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। जब वे सिर्फ 17 साल की थीं, मलाला पाकिस्तान में महिलाओं के राइट्स और एजुकेशन के लिए लड़ रही थीं, जिसके कारण तालिबान एक्टिविस्ट ने उन्हें मारने की कोशिश की, क्योंकि वे महिलाओं की पढ़ाई के विरुद्ध थे। उन्होंने मलाला को गोली मारकर मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वे बच गईं। उन्होंने अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताई। तो अगर आप किसी पीआर कंपनी के हेड हैं, तो आप अपने मैट्रेस की एडवर्टाइज करने के लिए मलाला यूसुफजई की कहानी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर इस सवाल पर आपका जवाब है कि मैं क्या पागलों जैसी बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरह का इनसेंसिटिव काम कभी भी नहीं करूंगा। और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है, तो आप पीआर फर्म ओगिलवी एंड मैथ्यू से कई गुना बेहतर हैं, जिन्होंने 2014 में ये काम किया। इस पोस्टर में उन्होंने दिखाया कि मलाला को गोली मारी जा रही है और वे कर्ल ऑन मैट्रेस पर गिरती हैं, लेकिन वे वापस बाउंस होकर मानवीय पुरस्कार स्वीकार कर लेती हैं। और इस सभी को बाउंस बैक कैप्शन के साथ जोड़ दिया गया। पीआर कंपनी को ऐसा करने पर कई प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा और लोगों से माफी भी मांगनी पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मामले की छानबीन करेंगे कि किसने उनके स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज किया है। हालांकि उनके इस बात से कोई सहमत नहीं होने वाला था कि ये किसी और की भूल है जिस पर उनकी नजर नहीं पड़ी। दुनिया भर के कंज्यूमर्स और पब्लिकेशंस ने ये साफ कर दिया था कि एक बच्ची जिस पर गोली चलाकर मारने की कोशिश की गई, उसका इस्तेमाल करके आप अपने मैट्रेस को बेचने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिए आपकी कंपनी को कोई बाउंस बैक करने में मदद नहीं करेगा। इसमें से कौन सी असफलताओं ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया? आपको क्या लगता है कि इनमें से किसी को ऐसा करने से जीत हासिल हुई होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।